काम किए? क्या मंदिर बना देने से हमको अच्छा रोजगार मिल जाएगा? मंदिर बना देने से अच्छा शिक्षा मिल जाएगा? हम छात्र हैं तो छात्र हित में काम करिएगा तब ना छात्रों को अच्छा रोजगार है, अच्छा शिक्षा मिलेगा। आज तक इतिहास में हमने देखा है कि इस तरह के खुलेआम झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कोनो आज तक नहीं था जो खुले मन से झूठ बोलता है। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। इस समय मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पे। यहाँ पे नीट को लेके यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। स्टूडेंट और टीचर यहाँ पे इंक्लूड हैं। इस यूनिवर्सिटी के तमाम यूनिवर्सिटी से बच्चे आए हैं, JNU से, DU से, जामिया से, तमाम यहाँ वो बच्चे मौजूद हैं जो शिक्षा के लिए आवाज़ उठाने आए हैं। मेरे साथ हम लोगों से बातचीत करेंगे, बच्चे क्या सोच रहे हैं इसको लेके, किस तरीके से लोग सोच रहे हैं। पहले हम आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें यहाँ पर कि स्टूडेंट जो हैं किस तरीके से यहाँ पे पुस्तक रखी हुई हैं, कि यहाँ पे किताबें भी रखी गई हैं। आप देख सकते हैं तमाम वो किताबों के नाम देख सकते हैं जो विचारों को जन्म देते हैं। किस तरीके से यहाँ पे कार्ल मार्क्स की किताबें, कम्युनिस्ट पार्टी की घोषणा पत्र से लेकर तमाम वो किताबें हैं जो आपके दिमाग के दरवाजे खोल देगी और सोचने पे मजबूर कर देगी कि सरकार आपके भविष्य के साथ क्या कर रही है। सरकार आपको धर्म की आड़ में आपकी आने वाली पीढ़ियों को, आपके आने वाले नस्लों को किस तरीके से कुचलने की कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रूसी की क्रांति से लेके तमाम वो किताबें आगे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि अच्छा लगता है भारत में कि जब यहाँ पर किताबों के प्रति लोग जागरूक रहते हैं। यहाँ पे युवा हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से लोग यहाँ पे क्या सोच रहे हैं, पर शिक्षा को लेके उनका मानना क्या है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रूल बैक नेप 2020, इसको लेके पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए ये है क्या, इसको लेके आप क्यों एकजुट हुए हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद जी। और बता दें कि यह आयशा के द्वारा अभी जो पंचायत सभा किया जा रहा है और NP द्वारा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के लगातार आज जो है तमाम देश के तमाम यूनिवर्सिटी से लगभग 30 यूनिवर्सिटी से यहाँ पर छात्र आए हैं और तमाम जो टीचर हैं आप देख रहे हैं, यहाँ देखे भी होंगे कि लगातार यहाँ के या JNU हो, जामिया हो, तमाम प्रोफेसर लोग भी यहाँ पे आए हैं। तो हम लोगों की जो यह सरकार की जो नीति है कि शिक्षा से बेदखल कर देना और नया पुराना वाला जो शिक्षा नीति है अभी उस पर तो सही से काम नहीं हो रहा है। कि देख रहे हैं कि लगातार कॉलेजों में फीस वृद्धि हो जाती है या पढ़ाई नहीं है या आपको सेशन लेट होता है और नया एजुकेशन पॉलिसी ला दिया जाएगा तो गरीब परिवार के बच्चा तो शिक्षा से बेदखल हो जाएगा। तो इसी को लेकर के हम लोगों का यह लड़ाई है। यहाँ जो आज तमाम छात्र जुटे हैं, यह लड़ाई आगे भी रहेगी कि सरकार को हम लोग चेताना चाहते हैं कि आप जो हैं यह शिक्षा नीति NEP 2020 नहीं चलेगा, इसको आपको तुरंत वापस लेना होगा और नहीं आप लीजिएगा तो हम लोग की मांग रहेगा कि सरकार जाए या NEP 2020 जाए। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि आयशा जो है वो छात्र हित में ही काम करती है और छात्रों के सवालों पर ही नहीं। आपने देखा होगा कि अभी किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, आयशा ने वहाँ भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। चाहे महिलाओं का बात हो, चाहे बेरोजगारी का बात हो, तमाम जगहों पर आयशा जो छात्र संगठन है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और अपने अधिकारों के लिए लगातार लड़ते रहती है। लेकिन सर, मोदी जी ने खुद संबोधित किया छात्रों को, वो कह रहे हैं कि बच्चे जागरूक होंगे, क्रिएटिव बनेंगे, इनोवेटिव बनेंगे, ज़्यादा जिज्ञासा होगी और यहाँ के बच्चे ज़्यादा कल्पनाशील हैं तो उनके आने वाले भविष्य के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है। देखिए, मोदी जी कह रहे हैं कि आने वाले भविष्य के लिए अच्छी है, लेकिन मोदी जी नई शिक्षा लाद करके बच्चों के भविष्य पर एक बोझ डालना चाहते हैं। बोझ इस प्रकार से है कि नया शिक्षा नीति अगर लागू हो जाएगा तो सारा चीज़ इसमें प्राइवेटेशन हो जाएगा, कोई भी सरकारी रहेगा ही नहीं। अगर शिक्षा सरकारी नहीं रहे तो फिर गरीब के बच्चा तो पढ़ नहीं पाएगा। सरकारी स्कूल रहेगा, सरकारी कॉलेज रहेगा, सरकारी फी रहेगी, तभी तो गरीब का बच्चा पढ़ेगा। लेकिन वो कह रहे हैं हर इसमें जाति भेदभाव नहीं होगा, कोई वर्ग का भेदभाव नहीं होगा, समानता का ध्यान में रखते हुए हमने ये पॉलिसी बनाई है और इसमें कोई भी बच्चा अगर सेमेस्टर आगे बढ़ जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर भी कर लेता है, उसके बाद भी अगर वो अपना सब्जेक्ट चूज करना चाहता है या चेंज करना चाहता है तो वो कर सकता है। देखिए, सबसे पहले बता दें कि मोदी जी के बातों में कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर होता है। मोदी जी जो बोलते हैं मन की बात, जो करते हैं कि हम मन की बात करते हैं, लेकिन अपना मन में आ जाता है वही करते हैं। जब उनको अपना मन में आ गया कि GST लागू कर देना है तो कर दिए, जब अपना मन में आ गया कि नोटबंदी कर देना है तो कर दिए, अपना मन में आया कि किसानों का जो एक्ट लागू करना है कर दिए। और उस तरह से छात्रों पर भी जब बोझ डालना चाह रहे हैं, अभी जो नया युवा पीढ़ी है, अगर उस तरह का शैक्षिक माहौल नहीं मिलेगा तो क्या आगे बढ़ेगा? आगे बढ़ नहीं पाएगा।
तो मोदी जी के कहने में और कहने में बहुत अंतर होता है। पढ़कर क्या करेंगे सर, रोजगार तो है नहीं, आत्मनिर्भर बनिए। देखिए, जब अच्छी शिक्षा मिलेगी ना तो रोजगार भी मिलेगा, और रोजगार के सवाल पर भी लगातार हम लोग लड़ते आ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। हम लोग की मंशा रहती है कि सरकार जो है अच्छी शिक्षा दे और सम्मानजनक रोजगार भी दे। अगर हम जिस लायक शिक्षित हैं उसी लायक हमको रोजगार दिया जाए, लेकिन इस देश के अंदर बेरोजगारी इतना फैला हुआ है कि चरम सीमा पार कर गया है। तो हम लोग की लड़ाई रहती है, तमाम छात्रों को, तमाम लोगों को हम इसलिए इकट्ठा करते हैं, और ऐसा के एक स्लोगन है, आपको बता देते हैं कि पढ़ो लड़ाई करने को और बढ़ो समाज बदलने को। तो जब हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर क्या चीज़ होगा, क्या नहीं होगा, क्या मेरा अधिकार का है, वो तो नहीं ना हम समझ पाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का भी थिंकिंग था कि जब तुम पढ़ेगा नहीं तो अपने अधिकार को समझ नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग का मांग है सरकार से शिक्षा भी दे और सम्मानजनक रोजगार भी दे। आप शिक्षक हैं कि आप विद्यार्थी हैं? हम विद्यार्थी हैं और ऐसा के बिहार के ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं। वो तो आप तो भाजपा कहती है कि आप तो लेफ्ट वाले हैं, लेफ्ट विंग के स्टूडेंट हैं, तो आप तो विरोध में ही बोलेंगे। तो ये तो स्क्रिप्टेड होता है आपका, जो भी मोदी के विरोध में जो आप बोल रहे हैं। मोदी जी ने कुछ अच्छे काम भी तो किए होंगे, मंदिर बना दिया है, 40 लाख रोजगार देने का वादा किया, 15 लाख अकाउंट में देने का वादा किया, इस पे क्या बोलेंगे? देखिए, मोदी जी से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं। हम लोग लड़ाई लड़ते हैं मुद्दा पे, शिक्षा पे लड़ते हैं, रोजगार पे लड़ते हैं, छात्रों के सवालों पे लड़ते हैं। बहुत सारा छात्रों का समस्या होता है, जैसे बहुत सारा स्कूल है जहाँ महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था भी नहीं रहती है, उसलिए भी हम लोग लड़ते हैं। फी बढ़ोतरी के मामले में भी लड़ते हैं। आपको पता होगा कि जेएनयू में जब फी बढ़ोतरी हुआ था तो तमाम देश के, बिहार से लेकर के तमाम देश के छात्र आकर के वहाँ लड़ाई लड़ रहे थे। तो जो उनका समस्या होता है, सारे चीज़ के लिए हम लोग लड़ते हैं। मोदी जी ठीक है, जो अच्छा काम किया, क्या मंदिर बना देने से हमको अच्छा रोजगार मिल जाएगा? मंदिर बना देने से अच्छा शिक्षा मिल जाएगा? हम छात्र हैं तो छात्र हित में काम करिएगा तब ना छात्रों को अच्छा रोजगार है, अच्छा शिक्षा मिलेगा। तो मोदी जी के आज तक इतिहास में हमने देखा है कि इस तरह के खुलेआम झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कौन आज तक नहीं था जो खुले मन से झूठ बोलता है। आप देख लीजिए किसको चैलेंज कर रहे हैं आप। बिल्कुल, लगातार हम लोग चैलेंज करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। जान का खतरा नहीं है ना? बिल्कुल जान का खतरा नहीं है। न्यू पॉलिसी पे क्या बोलेंगे सर? इनको बहुत शिकायत है मोदी जी से, आप क्या कहेंगे? देखिए, नई शिक्षा नीति जो है वो बिल्कुल एक खास वर्ग जो संपन्न वर्ग है उनके लिए ये व्यवस्था बनाई गई है कि उनका रिच जो है एजुकेशन पे हो, और वैसे लोगों को जो समाज में पिछड़ा वर्ग हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, उनको इस पॉलिसी में उनको शिक्षा की व्यवस्था से बाहर करने की ये पॉलिसी है। वर्तमान सरकार तमाम तरह की चीज़ों में देखेंगे आप, बजट आता है, शिक्षा के फंडों को काटा जाता है, नए नए प्राइवेट यूनिवर्सिटी को बनाया जा रहा है, सरकारी संस्थाओं को बंद किया जा रहा है। इससे ये होता है कि हर लोग, जो आम लोग हैं, जिसकी संख्या ज़्यादा है, जो पहले शिक्षा प्राप्त आसानी से कर सकते थे, वो लोग शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे। वैसे लोगों का दबदबा होगा, वैसे लोग उनका रीच ज़्यादा होगा, जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास संसाधन है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। लेकिन मोदी जी ने कहा है कि 32 सालों में कोई चेंज नहीं हुआ शिक्षा नीति में। हमने बदलाव इसलिए किया है कि देश को कुछ उज्जवल भविष्य मिल सके, कुछ युवा मिल सके जो इस देश की उन्नति को आगे बढ़ा सके। देखिए, नीति में बदलाव 30 साल से नहीं हुआ, तो बदलाव का नज़रिया ऐसा होना चाहिए कि अधिक से अधिक भागीदारी, अधिक से अधिक लोगों तक शिक्षा, और रिच कितना अच्छा से अच्छा हो, कम संसाधन में गवर्नमेंट का जो बजट है वो शिक्षा पे अधिक से अधिक हो, अधिक लोगों तक शिक्षा पहुँचे, नए नए यूनिवर्सिटीज़ खुले, प्रोफेसर का बहाली हो, मतलब छात्रों को अधिक से अधिक संख्या में शिक्षा से जोड़ा जाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी कानून को बदलते हैं, किसी कानून में सुधार करते हैं तो सुधार बस इसलिए करते हैं कि कुछ लोगों को बाहर कर दिया जाए और कुछ लोगों के लिए ही शिक्षा रखा जाए। अभी देखिए कि तमाम तरह की जो छोटी छोटी यूनिवर्सिटी खोल रही हैं, कमरे में यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। जियो यूनिवर्सिटी, जिसका कोई नाम नहीं था, जिसका कोई धरातल पे कोई आधार नहीं है, वो यूनिवर्सिटी ऐसी है कि आप कोई शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ जाके आप पढ़िएगा, ऑनलाइन क्लासेस दीजिएगा, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगी कि हाँ आपने फलाना विषय से पीजी कर लिया, आपने फलाना विषय से मेडिकल कर लिया, आपने फलाना विषय से इंजीनियरिंग कर लिया। शिक्षा की ये व्यवस्था है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ठीक है तुम पढ़ो, इस संसाधन से तो पढ़ो, लेकिन उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। जब तुम आज के जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, कॉम्पिटिटिव ज़माना है, उसमें तुम सामने आओगे तो तुम वही लेबर होगे, तुम बेरोजगार हो
रहोगे तुम श्रम से तुम सर कर सकते हो शारीरिक श्रम, बाकी तुम्हारा कोई स्तर नहीं होगा। अच्छा सर, कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप जातिवाद पे कैसे सोचते हैं? जातिवाद है कॉलेज यूनिवर्सिटी में? देखिए अभी बहुत हद तक सुधार होना बाकी है। अभी भी तमाम देखिएगा जो लोग संसाधन संपन्न थे, किसी खास वर्ग के लोग जिनके पास संसाधन का कब्जा रहा है, उन लोग 2 जनरेशन 3 जनरेशन 5 जनरेशन के लोग विश्वविद्यालय में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। वैसे वैसे लोग हैं जो पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया, अलीगढ़ और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को देख रहे हैं। ये वैसे विद्यार्थी हैं जिनके पिताजी माता अनलिटरेट है, जो पढ़े भी नहीं हैं। अब ये और इनकी संख्या ज़्यादा हो जो संसाधन विहीन है या फिर वैसे जाति से आते हैं जिनकी भागीदारी, जिनकी संपन्नता जो बहुत समय तक पिछड़ापन के शिकार रहे हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, तमाम तरह चीज़ों से। आप विद्यार्थी हैं सर, ये शिक्षक? जी मैं विद्यार्थी हूँ। अच्छा, जिस तरीके से एमफिल का फार्मूला खत्म कर दिया, 10-2+ खत्म करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ये सीधी सी बात है कि जिस तरीके से एमफिल का फार्मूला ख़त्म कर दिया गया है या फिर सीधी पीएचडी वगैरह जो भी इनकी पॉलिसीज़ है, उसमें सीधा जो रिसर्च हो रहे हैं उनको कम करना है। और रिसर्च कम करना है क्योंकि इन्हें लगता है क्योंकि हमारे जितने भी जो रिजर्वेशन सिस्टम है तो उसमें जो पिछड़े लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके तहत आ पाते हैं रिसर्च सेक्टर में। तो इसलिए सीधा ख़त्म करके क्या किया गया है कि इनका सीट ये ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पहुंच पाए, यही है इसमें। लेकिन सरकार को बहुजन समाज के लोगों से क्या दिक्कत है? रिसर्च में ST/SC माइनॉरिटी समाज के जो बच्चे आते हैं उनसे क्या दिक्कत है? आखिर सवर्ण समाज के बच्चे भी तो रिसर्च कर रहे हैं। किसे? सरकार को? सरकार को दिक्कत देखिए क्या होता है कि सरकार चला कौन रहे हैं। शिक्षा हमेशा से जब जो भारतीय शिक्षा पद्धति है, प्राचीन काल से शिक्षा पद्धति में कौन लोग हैं, वो किनके हाथों में है। तो सरकार के साथ जो इस शिक्षा व्यवस्था में जो लोग हैं, जैसे हमारे भाई ने बताया कॉमरेड कि जो पीढ़ियां हैं, जनरेशन्स हैं, तो कौन से जनरेशन्स उसका लाभ उठा लिए, तो वो जो पहले वहाँ पहुँच गए हैं वो चाह रहे हैं कि उनके लोग ही आएँ। तो ये दिक्कत है, इसलिए ये इन लोगों को सरकार एक अलग संस्था है, लेकिन सरकार के साथ ही जो शिक्षा व्यवस्था से पहले से जुड़े हुए हैं, तो जो लोग किसी न किसी तरीके से, चूँकि यूनिवर्सिटी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो 4th पिलर भी है डेमोक्रेसी का, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है लोगों को कि किसी समाज कैसे किस तरीके से रिसर्च के माध्यम से कौन सी गवर्नमेंट कैसी है, तो सीधा उन पे किसका कब्जा है। तो ये लोग शिक्षा, जैसे आपने इनसे एक क्वेश्चन पूछा ना कि किस तरीके से आपको लगता है कि कास्ट सिस्टम हायर एजुकेशन सिस्टम में है कि नहीं। मेरा तो जो मानना है कि ये जो कास्ट सिस्टम है वो गाँव के लेवल से जितना हम ऊपर उठते हैं उतना ज़्यादा ब्रॉड होते जाता है। हाँ, क्योंकि गांव कैपिटलाइजेशन वगैरह आने से क्या हुआ है कि गाँव के जो, जैसे बिहार जैसे जगहों पे जाएंगे जहाँ कास्ट बहुत रिजिड स्ट्रक्चर है वहाँ का, वहाँ से जो लोग जैसे पॉवर्टी के कारण कि एक इक्वलिटी आई है कि लोग जो भी दलित कास्ट के हैं या अपर कास्ट के हैं वो बाहर आते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट स्टेट में जाते हैं, तो वहाँ पे उनके बीच में एक गैप आता है, कास्ट का जो हायरार्की है उसके बीच में एक गैप आता है। लेकिन यही जब यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं तो इनके बीच में ये गैप और बढ़ जाता है ना। तो आखिरी सवाल से अब अपनी बात को वाइंड अप करेंगे। सर, जातिवाद पर आप क्या कहेंगे? कॉलेज यूनिवर्सिटी में जातिवाद को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कॉलेज या यूनिवर्सिटी या कोई भी शैक्षणिक जहाँ संस्था है वहाँ तो जातिवादी होना नहीं चाहिए, लेकिन अभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा वहाँ भी जातिवादी हो रहा है। आपको बता दें कि हम बिहार यूनिवर्सिटी से आते हैं, मुजफ्फरपुर से। वहाँ का शैक्षणिक माहौल ऐसा है कि वहाँ बिल्कुल जातिवादी हावी है। वहाँ का जो अपर जाति का लोग है, एक निचले तबके के ऊपर इस तरह के हावी हैं कि उस कैंपस में उसको जाना नहीं देना चाहता है। तो इसलिए अभी शैक्षणिक माहौल या स्कूलों में, कॉलेजों में जातिवादी जो है हो रहा है और बहुत चरम सीमा पे हो रहा है। कैसे ख़त्म होगा? ये लगातार जो अभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, छात्रों को समझना होगा कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें कोई जातिवाद नहीं होना चाहिए। सारे लोगों को शिक्षा देने का अधिकार है और सारे लोगों को शिक्षा लेने का भी अधिकार है। इसलिए शिक्षकों को और छात्रों के बीच एक सामूहिक तालमेल होना चाहिए। इसमें सिर्फ शिक्षा की बात होना चाहिए, शिक्षा लेन देन की बात होनी चाहिए, न कि जातिवाद की बात होनी चाहिए। और इस तरह का मुहिम हम लोग करते हैं और आगे भी करेंगे। हमें विश्वास है कि
जातिवादी जो है शैक्षिक स्कूल में कॉलेजों में ये ख़त्म होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत। ठीक है, आपका भी। इस समय मौजूद थे जंतर मंतर पे, हमने लोगों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि जातिवाद की जड़ें जो हैं, जिस तरीके से कॉलेज यूनिवर्सिटी बहुजन समाज के लोग पहुँचते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के लोग जिस तरीके से कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं, उस तरीके से जातिवाद की जो जड़ें हैं वो मजबूत होती चली जाती हैं। लेकिन एकजुट होकर आपको आगे आना पड़ेगा। जो शिक्षा नीति जो है, ये शिक्षा नीति नहीं, एक षड्यंत्र है सरकार के द्वारा लाया हुआ, जिसमें हमारी आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बनाया जा रहा है। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दे सकते हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं निधि रतन, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।